Hello friends, so today we are going to see one of the new chapter, that is the dissolution of partnership firm, and one textbook problem, question number 1 practice problem आज के इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. See, for that question we need 3 accounts: realization account, partners capital account and cash account. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डिसोल्यूशन होता क्या है. मैं पहले क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो वाइल एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा एक्चुअली डिसोल्यूशन क्या होता है. सी इन दिस क्वेश्चन नंबर 1, गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. गणेश और कार्तिक ये दो पार्टनर हैं, दोनों अपना बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया है. They decided to dissolve the firm on 31st March 2018. अब ये क्वेश्चन समझ लो, ये पार्ट समझ लो, इससे पता चलता है ये डिसोल्यूशन है. इन दोनों का ये बिजनेस में भी ठीक से चल नहीं रहा है, या मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न इन दोनों ने डिसाइड किया ये जो पिछले कई सालों से इनका ये जो पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, ये फर्म अभी ये डिसॉल्व करना चाहते हैं, मतलब वाइंड अप करना चाहते हैं, मतलब अब ये इस फर्म को बंद करना चाहते हैं. तो जैसे अकाउंट में कोई आप नया पार्टनरशिप फर्म चालू करते हो तो आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर करना पड़ता है, वैसे ही जब आप कोई फर्म बंद करने जाते हो तो भी आपको सर्टन स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कुछ अकाउंट बनाने होते हैं और 1 बाय 1 सब हिसाब किताब करके उसे क्लोज करना होता है. सो आज के इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं ये दोनों का ये फर्म जब क्लोज हो जाएगा तो किस तरह ये सबसे पहले अपने असेट्स बेचेंगे, फिर जिनके जिनके पैसे देने उनके पैसे दे देंगे और फिर बचे हुए पैसे दोनों डिस्ट्रीब्यूट करके ये बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा. सो फॉर दैट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन फर्स्ट. सी व्हाट आर द असेट्स दे हैव. उनके पास कौन कौन सा असेट्स है. उनके पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसेबल. इन कैश बैलेंस है उनके पास 4000 रुपीज़. इसके अलावा उनका लाइबिलिटीज़ है क्रेडिटर और बिल्स पेबल. रिजर्व फंड, इसका मतलब पिछले कई सालों से ये दोनों जो भी प्रॉफिट कमा रहे थे उसमें से कुछ पैसा ये फ्यूचर के लिए साइड में रख रहे थे, दैट इज़ रिजर्व फंड. आज जब ये कंपनी क्लोज करने जाएंगे, वाइंड अप करने जाएंगे, तो ये पैसा दोनों, क्योंकि इन्होंने ये पिछले कई सालों से सेव करके रखा है, तो दोनों पहले ये पैसा बांट लेंगे. देन दोनों का कैपिटल है गणेश और कार्तिक का 40 और 80,000. नीचे ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि उनके पास जितने भी असेट्स थे वो असेट्स उन्होंने कितने में बेचे. तो जैसे देखो उनके पास बिल्डिंग था 88,000 का, बट नीचे एडजस्टमेंट में दिया है असेट्स रियलाइज एज अंडर बिल्डिंग 82,000. 88,000 का बिल्डिंग इन्होंने 82,000 में बेच दिया. जो डेटर्स इनके पास 32,000 का था वो उन्होंने 22,000 में बेच दिया मतलब 22,000 ही उसमें से रिकवर हो गए, डेटर है वो. जो स्टॉक इनके पास पड़ा था 24,000 का वो उन्होंने 20,000 में निकाल दिया. और जो बिल्स रिसेबल इनके पेंडिंग थे 4,000, तो टोटल 3,200 के बिल्स रिसेबल रिकवर हो गए. इसके अलावा देखो गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 10,000. अब इनके पास फर्नीचर है टोटल 12,000 का, लेकिन ये जो गणेश, इसने कार्तिक को कहा होगा वैसे भी हम लोग ये फर्नीचर भी बेचने जा रहे हैं तो बेटर ये फर्नीचर मैं ले लेता हूँ 10,000 में, जो भी उसका 10,000 अमाउंट है मेरे अकाउंट से काट लेना, या मुझे देते समय 10,000 कम दे देना. एंड फाइनली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 2,000. ट्राई टू अंडरस्टैंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. अब जब ये फर्म क्लोज करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ असेट बेचेंगे, कुछ लाइबिलिटी का पैसा पे करेंगे, तो इसमें इनको कुछ असेट्स बाहर लेके जाना, ये सब एक्टिविटीज़ करते समय जो कुछ खर्चा आने वाला है, दैट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. ओके, तो अब 1 बाय 1 इसका मैं कुछ बेसिक स्टेप बताने वाला हूँ. जब भी डिसोल्यूशन का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको सबसे पहले स्टार्ट किधर से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ आप ऑलवेज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब भी सॉल्व करने लोगे, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर असेट साइड. ऑलवेज असेट साइड से स्टार्ट करना. असेट्स में आपका जितना भी प्रॉपर्टी है अदर देन अ बैंक और कैश, बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस रहेगा, उसके अलावा जितनी भी असेट्स हैं वो सब असेट आपको आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट करना है.
कुछ बेसिक स्टेप बताने वाला हूँ। देखो मैं बैलेंस शीट में से आप जो भी बैलेंस शीट का कंटेंट, ये जब आप किसी अकाउंट में इसे शिफ्ट करने जाओगे तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड जाता है। जैसे असेट्स देखो बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में है, तो जब आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट में आपको ये सब असेट पोस्ट करने हैं एक्सेप्ट कैश या बैंक। तो देखो सबसे पहले वही काम करते हैं, इसका मतलब ये सब प्रॉपर्टी इन्होंने बेचने के लिए बाहर रख दी। जैसे सन्ड्री एसेट लिखेंगे उसको हम, टू सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग 88,000, फर्नीचर 12,000, डेटर 32,000, स्टॉक 24,000, बिल्स रिसीवेबल 4,000। इस तरह ये टोटल एसेट इनका जो 1,60,000 का है जो उन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब उधर सबसे लास्ट में कैश था। कैश आपको इधर ट्रांसफ़र नहीं करना है क्योंकि आपने अलग से कैश अकाउंट बनाया है, और वैसे भी डिसोल्यूशन में कैश या बैंक अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें ही आपका फाइनल सेटलमेंट होता है। तो कैश का बैलेंस अगेन देखो, ये भी असेट है, असेट में मतलब राइट साइड में, तो जब आप इसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो उसको लेफ्ट साइड मतलब डेबिट में लिखोगे कैश के, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरह असेट का पोस्टिंग आगे भी याद रखो, जब भी असेट का पोस्टिंग करोगे जितने भी असेट्स है अदर देन कैश एंड बैंक वो सब आप रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करोगे। वैसे ही अब जितनी भी लाइबिलिटी है वो बैलेंस शीट में लेफ्ट में दी है, मतलब इसे जब लाइबिलिटी को आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के राइट में मतलब क्रेडिट में जाएगी। जैसे हमने लिखा था टू सन्ड्री एसेट्स, तो अब लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। दो लाइबिलिटी इनका क्रेडिटर्स 18,400 और बिल्स पेबल 5,600, टोटल 24,000। अब मैंने बताया रिजर्व फंड मतलब गणेश और कार्तिक ने पिछले कई सालों से जो पैसा बचा के रखा था, सेव करके रखा था, अब फर्म वाइंड अप हो रहा है तो ये पैसा इक्वली दोनों में बांटते थे। उसका कैलकुलेशन एक बार समझ लो पहले। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड, देखो गणेश को 20,000 का 1/2 मतलब हाफ, दोनों इक्वल पार्टनर है तो जो भी पैसा है उसे हाफ में डिवाइड करेंगे। सो 1,200 1/2 करेंगे तो 20 इंटू 1/2, 20,000 इंटू 1/2 विल गेट 10,000 गणेश को मिलेगा, और ऐसे ही 10,000 कार्तिक को मिलेगा, जिसे हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रिजर्व फंड। देखो ये भी रिजर्व फंड आपके बैलेंस शीट के लेफ्ट में दिया था लाइबिलिटी में, जब आप उसे पार्टनर्स कैपिटल में लिखोगे तो राइट में लिखोगे मतलब क्रेडिट में लिखोगे बाय रिजर्व फंड 10,000। इसके अलावा बैलेंस शीट का सबसे लास्ट कंटेंट है कैपिटल। देखो ये भी देखो, कैपिटल आपको लाइबिलिटी में दिया है, लेफ्ट में दिया है, तो आप इसका पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करोगे, लेकिन राइट साइड में करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 80,000। तो इस तरह जब भी डिसोल्यूशन में आप बैलेंस शीट का पोस्टिंग करोगे इसी तरह बैलेंस शीट का पोस्टिंग आपको करना है। अब ये पोस्टिंग एक बार आपने बराबर कर ली तो आगे प्रॉब्लम गलत होने का बहुत कम चांसेस होता है। अब देखो खुद ये प्रॉब्लम ही आपको गाइड करेगा। आपने जितने भी रियलाइजेशन के डेबिट में असेट लिखे इतना याद रखो, इनके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट आने दो, उसका पहला एंट्री आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट में करना है, क्योंकि आपने सब असेट पहले रियलाइजेशन के डेबिट में लिखे हैं, इसलिए आपको उसका एंट्री करते समय अभी क्रेडिट में करना है। ये तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन रूल वाइज समझ लो। द असेट रियलाइज एज अंडर का मतलब ये होता है कि ये सब असेट इन्होंने बेच दिए और बेच के इनको इतना इतना पैसा मिला। तो अब ये रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये इनके लिए इनकम है, इसलिए भी ये एंट्री क्रेडिट में आती है। ये रूल वाइज समझ लो। और मैंने बताया क्यों ये क्रेडिट आती है, क्योंकि पहले पोस्टिंग आपने डेबिट में की है, तो अब इनके बारे में जो भी चेंजेस, जो भी इनका एंट्री आने वाला है, जो आपको एडजस्टमेंट में बताया जाएगा, वो आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट में मतलब राइट में करना है। जैसे इनका कुछ असेट रियलाइज हो गया, मतलब टोटल बिल्डिंग, डेटर और स्टॉक और बिल्स रिसीवेबल, 4 असेट इनका रियलाइज हुआ है, मतलब ये चारों असेट बेच के इन्होंने पैसा बैंक में डाल दिया। रियलाइज का मतलब, रियलाइज वर्ड का मतलब समझ लो, जब भी रियलाइज वर्ड आएगा इसका मतलब ये सब प्रॉपर्टी बेच के उसका वैल्यू जो भी मिला वो या तो कैश अकाउंट में रखा है या तो बैंक अकाउंट में रखा है। फिलहाल इधर कैश अकाउंट है, इसका मतलब वो सब पैसा उन्होंने कैश अकाउंट में डाल दिया। मैं आपको रूल वाइज बता रहा हूँ अभी। तो पहले तो
बेच दिया अपने लिए, वो इनकम है, इसके लिए नॉमिनल अकाउंट है जो आपका रियलाइजेशन, उसकी क्रेडिट में एंट्री होगा बाय कैश। बिल्डिंग 82,000, डेटर 22,000, स्टॉक 20,000 और बिल्स रिसीवेबल 3,200। इस तरह सब ये जितने भी असेट इनके पास थे, जो 5 थे उसमें से 4 उन्होंने बेच दिए। बेच के जो पैसा मिला 1,27,200, ये इन्होंने बैंक में कैश में डाल दिया। देखो पहला एंट्री तो मैंने इधर कर दिया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने बाय कैश लिखा है, तो ऑब्वियसली डबल एंट्री रूल के हिसाब से अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश लिख रहा हूँ तो इसका सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा। रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपने किया तो सेकेंड एंट्री कैश के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन, और अमाउंट लिखना है आपको 1,27,200। अभी रूल वाइज समझ लो, सब प्रॉपर्टी बेच के पैसा आया है, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, ये पैसा आया है उनके पास, इसके लिए हमने डेबिट में एंट्री कर दी। तो देखो 5 प्रॉपर्टी में से 4 प्रॉपर्टी बेच के हो गया। एक प्रॉपर्टी गणेश लेके जा रहा है फर्नीचर। अगेन मैं फर्नीचर अपने पहला पोस्टिंग फर्नीचर का रियलाइजेशन के डेबिट में किया है, तो अभी ऑब्वियसली ये गणेश लेके जा रहा है तो भी हम इसका एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट में करेंगे। क्योंकि गणेश लेके जा रहा है तो हम इधर लिखेंगे अभी बाय गणेश अकाउंट, ब्रैकेट में फर्नीचर 10,000। जब मैंने बाय कैश अकाउंट लिखा तो सेकेंड एंट्री मैंने कैश अकाउंट के डेबिट में की थी। अब मैंने बाय गणेश अकाउंट लिखा है तो सेकेंड एंट्री मैं गणेश अकाउंट के डेबिट में करूंगा टू रियलाइजेशन 10,000। सो इन दिस वे जितने भी असेट थे सब असेट या तो बिक गए या तो कोई पार्टनर लेके गया। नाउ मूविंग टू लाइबिलिटीज। लेकिन देखो लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल का क्या हो गया। तो सुनो, ये डिसोल्यूशन है, आपको क्वेश्चन में लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन देने दो या नहीं देने दो, ये हमेशा याद रखो, ये आपका ड्यूटी है। इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया होगा तो भी आपको लाइबिलिटीज़ का पोस्टिंग करना है। अब वो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। आपने फर्स्ट पोस्टिंग किधर किया, देखो क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पोस्टिंग आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में किया है, जब आपने फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट में से उनको बाहर निकाला तभी। तो अब इनका जब भी मैं एंट्री करूंगा तो डेबिट में करूंगा रियलाइजेशन के, क्योंकि पहला पोस्टिंग मैंने क्रेडिट में किया था। अब इधर किसी का नाम नहीं है, गणेश ने वो पे किया है कि कार्तिक ने पे किया है, किसी का नाम नहीं है, तो मैं सीधा कैश अकाउंट, कैश में से ये पैसा जाने वाला है तो कैश अकाउंट लिखूंगा। प्लस मैंने बता दिया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, इसका मतलब टोटल मुझे 3 लोगों का पैसा देना है, एक क्रेडिटर का, 2 बिल्स पेबल और तीसरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगेन रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है तो रूल हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए भी समझ लो ये एंट्री में डेबिट में करूंगा। सो टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर अमाउंट हमें नहीं दिया है तो जो अमाउंट क्वेश्चन में है बुक वैल्यू है वही लेना है। बिल्स पेबल 5,600 और एक्सपेंसेस का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, टोटल हो गया 26,000। अगेन मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश लिखा है तो इसका सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अब ये रूल प्रैक्टिकल समझ लो, अभी आप पैसा दे रहे हो तो आपका पैसा जा रहा है, तो जब पैसा आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अब आपका पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका सेकेंड एंट्री आपके कैश अकाउंट के क्रेडिट में होगा बाय रियलाइजेशन 26,000। इस तरह जितने एसेट थे सब बेच दिए, पैसा आ गया, जो लाइबिलिटी थी पे कर दिया। चलो अभी 1 बाय 1 क्लोज करते, तो सबसे पहले क्लोज करेंगे आपका रियलाइजेशन अकाउंट। नॉर्मली डिसोल्यूशन में लॉस ही होता है क्योंकि ये कंपनी बंद करने जाते हैं तो ऑब्वियसली इनको जितना भी असेट है वो कम वैल्यू में बेचा जाता है, लाइबिलिटी पूरा पे करना पड़ता है, तो इनको मोस्टली लॉस ही होता है। तो हमेशा पहले डेबिट का टोटल करके देखा करो। देखो मुझे डेबिट का टोटल दिख रहा है 1,86,000, सेम मैंने क्रेडिट में लिखा 1,86,000, इसमें से 24,000, 1,27,200 और 10,000 जब मैं माइनस करूंगा आई विल गेट 24,800। ये लॉस हो गया। रियलाइजेशन की क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है मतलब ये लॉस हो गया। गणेश और कार्तिक दोनों इक्वल पार्टनर थे तो ये लॉस दोनों इक्वली बांटेंगे। चलो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते वर्किंग नोट में। पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, 24,800 को अगेन 1/2 और 1/2 मैंने कर दिया, तो गणेश को लॉस भरना पड़ेगा 12,400 और कार्तिक को 12,400। अब इसे रियलाइजेशन में लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल, गणेश 12,400, कार्तिक 12,400। अब ये देखो मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो डेफिनेटली इसका सेकेंड एंट्री
पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में होगा टू रियलाइजेशन 12,400 गणेश और कार्तिक के कॉलम में। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ, मेरा रियलाइजेशन क्लोज हो गया। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते हैं। सेम रूल, जो हेवी है वो दोनों तरफ लिखेंगे। तो देखो कार्तिक का टोटल आ रहा है 90,000, हेवी है क्रेडिट साइड। सेम मैं डेबिट में लिखूंगा 90,000, उसमें से मैं ऊपर का ये 12,400 माइनस करूंगा, आई विल गेट 77,600। ऐसे ही गणेश का टोटल आ रहा है 50,000, सेम मैं डेबिट में लिखूंगा 50,000, उस 50,000 में से मैं माइनस करूंगा 22,400, आई विल गेट 27,600। इधर मुझे अभी एक ही अकाउंट मेरे पास बचा है, कैश अकाउंट, तो मुझे लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। डबल एंट्री रूल के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू कैश लिखा है, तो इसका सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट के क्रेडिट में होगा बाय गणेश कैपिटल 27,600 एंड बाय कार्तिक कैपिटल 77,600। फाइनली अब मेरा कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। देखो कैश अकाउंट के डेबिट में आ रहा है 1,27,200 प्लस 4,000 1,31,200, और ऐसे ही अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूँ तो लास्ट में 600 है, मतलब 200 तो आने ही वाला है, 1000 कैरी हो गया, 27 54 प्लस 77 1,31,200। तो इस तरह ये आज हमारा डिसोल्यूशन का आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और टैली भी कर दिया। अब मेरे आने वाले लेक्चर में आपको डिसोल्यूशन से रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखो सो दैट आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। थैंक यू।